हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम इसमें बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 18वीं सदी में जो नवीन राज्यों का उदय हुआ था उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जितने भी 18वीं सदी में जो भी राज्य बने थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा अंतिम तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को देख सके, वो भी पढ़ सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आज मैं लाइक और कमेंट के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है दोस्तों। आज पूरा का पूरा ये चैप्टर है, सारा का सारा कवर करवा दूँगा एक ही वीडियो के अंदर। दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। 18वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के अवशेषों पर अनेक स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुई, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही। भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी थी, यानी अंग्रेजों ने इनके साथ भी युद्ध किया था। दोस्तों, इनमें से कुछ राज्य उत्तराधिकारी वाले राज्य जैसे अवध और हैदराबाद, कुछ मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था। इन राज्यों के शासकों ने शांति व्यवस्था बहाल की तथा व्यवहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। सामान्य तौर पर अधिकांश राज्यों में राजनीतिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया तथा सरदारों, जागीरदारों और जमींदारों को इसके कारण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से लाभ मिला। इन राज्यों की राजनीति धर्मनिरपेक्ष प्रकार की थी। नियुक्तियों, सेना में भर्ती तथा नागरिक सेवाओं में ये शासक धार्मिक आधार भेदभाव नहीं करते थे। आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी में प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में जो भी अव्यवस्था विद्यमान थी, वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का परिणाम थी। 17वीं सदी में जो आर्थिक संकट शुरू हुए थे उनको रोकने में कोई भी राज्य सफल नहीं हो पाया तथा सभी राज्य मूल रूप से कर उगाहने वाले राज्य बने रहे। आगे देखते हैं। जमींदारों और जागीरदारों की संख्या तथा राजनीतिक ताकत में लगातार वृद्धि होती गई और कृषि से होने वाली आमदनी के लिए लगातार आपस में झगड़ते रहे और किसानों की हालत बदतर होती गई। आगे पढ़ते हैं हम हैदराबाद राज्य। क्या पढ़ेंगे हम? हैदराबाद राज्य। दोस्तों, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको और वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, ताकि इस लेसन को आप अच्छे तरीके से समझ सको। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को जल्दी से जल्दी, और अगर वीडियो पर लाइक कमेंट करना चाहो तो कर देना, लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, ताकि सभी मेरे दोस्त हैं वो क्लास लगा सकें। जो भी मेरे भाई बहन क्लास लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। रोज़ाना हिस्ट्री की क्लास रहेगी 7 बजे दोस्तों, रोज़ाना सुबह 7 बजे हिस्ट्री की क्लास रहेगी। एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। फिर पढ़ते हैं हम हैदराबाद राज्य। निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने औरंगजेब के बाद समय के नवाबों में सबसे महत्वपूर्ण था। सैयद बंधुओं की गद्दी से हटाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी तथा उसको दक्कन के वायसराय का पद प्राप्त हुआ था। वर्ष 1720 से 1722 ईस्वी के बीच
दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। वह 1722 से 1724 ईस्वी तक साम्राज्य का वजीर रहा। जब बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया तो उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया। यहाँ उसने हैदराबाद राज्य 1724 ईस्वी, याद रखना, हैदराबाद राज्य 1724 ईस्वी में नींव रखी, पर उसने कठोरतापूर्वक शासन किया। यद्यपि उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। जैसे केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयाँ लड़ी, सुलह किए, किताब बांटे और जागीरें और तथा ओहदे भी दिए। उसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। जैसे एक हिंदू पूरनचंद उसका दीवान था। 1748 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी। आगे पढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य क्या है? कर्नाटक राज्य में कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था जो हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था। परंतु जैसे निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायाब सूबेदार, कर्नाटक का नवाब, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वंशगत बना चुका था। कर्नाटक के नवाब साउदत उल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की स्वीकृति के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। 1740 ईस्वी के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बार बार होने वाले संघर्षों के कारण बिगड़ी और इससे यूरोपीय अंग्रेज व फ्रांसीसियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। आगे पढ़ते हैं दोस्तों बंगाल के बारे में। मुगल सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाकर मुर्शिद कुली खां, कौन था? मुर्शिद कुली खां अलीवर्दी खां ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया। मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया और वास्तविक शासक तो वास्तव में वह था जब उसे दीवान बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। उसने आंतरिक और बाहरी खतरे से बंगाल को मुक्त कर वहां शांति कायम की और उसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह, पहला विद्रोह सीताराम राय, उदयनारायण और गुलाम मोहम्मद, दूसरा था सुजात खां तथा अंतिम विद्रोह नजात खां का था। मुर्शिद कुली खां की 1727 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके दामाद सुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 ईस्वी तक शासन किया। सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खान नवाब बना, जिसे गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खां 1739 ईस्वी में नवाब बन गया। इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांति और सुव्यवस्थित प्रशासन किया, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया तथा मुर्शिद कुली खां ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा भूमि व्यवस्था, ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था आरंभ की। कौन सी आरंभ की थी? इजारा भूमि व्यवस्था। उसने गरीब खेतीहारों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए। मुर्शिद कुली खां और उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए। सबसे ऊंचे नागरिक ओहदों और कई फौजी ओहदों पर बंगालियों को रखा, जिसमें अधिकतर हिंदू थे। तीनों नवाबों ने भारतीय और विदेशी चौकियों की व्यवस्था की, सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम किया।
अफसरों ने निजी व्यापार को रोक दिया। उन्होंने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानूनों का पालन करने तथा अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने हेतु बाध्य किया। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किल्लेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी थी। आगे पढ़ते हैं। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान उल मुल्क था, जो 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बना। वह एक अत्यंत निडर, कर्मठ, दृढ़ प्रतिज्ञ शासक था। सआदत खां ने भी 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त, रेवेन्यू सेटलमेंट किया। उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया तथा उनके अनेक हिंदू सेनापति और उच्च अधिकारी नियुक्त किए। सआदत खां ने भी जागीरदारी प्रथा को जारी रखा। उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा सफदरजंग शासक बना तथा 1748 में साम्राज्य का वजीर भी बना दिया गया और इलाहाबाद का प्रांत भी बना दिया गया। उसे रूहेलो और बंग 1750-51 ईस्वी पठानों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। दो लड़ाइयाँ लड़ी थी, रूहेलो और बंग्स। उसने पेशवा के साथ एक करार के अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद देने और उसे भारतीय पठानों तथा राजपूत राजाओं जैसे अंदरूनी विद्रोहियों से बचाने का वचन दिया, लेकिन करार टूट गया। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की, नौकरियां देने में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई और उसकी सरकार के सबसे बड़े पद पर हिंदू महाराजा नवाब राय आसीन था। सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के इर्द गिर्द एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति कालक्रम से विकसित हुई। लखनऊ बहुत समय से अवध का एक महत्वपूर्ण शहर था और 1775 ईस्वी के बाद यह अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया था। आगे बात करते हैं मैसूर की। दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन मैसूर सबसे महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में उदय हुआ। 18वीं सदी के प्रारंभ में नंजराज सर्वाधिकारी और देवराज दुलवई नाम के दो मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथों में ले रखी थी और वहां का राजा चिक्का कृष्णराज कठपुतली शासक था। कौन कठपुतली शासक था? तो चिक्का कृष्णराज था, वो कठपुतली शासक था। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ था और उसने मैसूर की सेना में एकदम सामान्य अधिकारी के रूप में जीवन शुरू किया था। वह अशिक्षित होते हुए भी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का धनी, अत्यंत परिश्रमी, लगनशील, साहसी, दृढ़ निश्चयी, एक प्रतिभाशाली सेना नायक तथा चालक राजनीतिज्ञ था। किसके बारे में बात हो रही है? हैदर अली के बारे में। वह अफसरों का लाभ उठाते हुए मैसूर की सेना में ऊंचे पद पर पहुंच गया। पश्चिमी सैनिक प्रशिक्षण के महत्व को पहचानकर सैनिकों को आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाए और वर्ष 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया तथा फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सेवाएं ली। वर्ष 1761 ईस्वी में हैदर ने नंजराज को सत्ता से हटाकर मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कायम कर लिया और सरदारों और जमींदारों के विद्रोहों को दमन कर बिंदनूर, सुंदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार को जीतने का मुख्य कारण भारतीय समुद्र तट तक अपनी पहुंच बनाए रखना था और उसने मैसूर में मुगल शासन प्रणाली तथा राज व्यवस्था लागू की। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया
और उसका पहला दीवान और अन्य अनेक अधिकारी हिंदू थे। अपनी सत्ता के आरंभ में ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ाई में व्यस्त रहा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में उसने अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया था? मद्रास तक पहुंच गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हैदर अली के स्थान पर उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा तथा अंग्रेजों के हाथों 1799 में मारे जाने तक उसने मैसूर पर शासन किया। कब बना था? 1782 में टीपू सुल्तान और 1799 में अंग्रेजों के हाथों मारे जाने के कारण बाद में क्या हुआ तक शासन किया था मैसूर पर। वह एक प्रगतिशील शासक था जिसने एक नए कैलेंडर को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तोल के नए पैमानों का अपनाना जैसे कार्य किए। उसके निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, औषधि विज्ञान और गणित जैसे विविध विषयों की पुस्तकें थीं। उसने फ्रांसीसी क्रांति में रुचि दिखाई और उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। उसके सैनिक अनुशासित और उसके प्रति वफादार थे। उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म करके राजकीय आय बढ़ाने, पोलीगारों की पैतृक संपत्ति को कम करने और राज्य तथा किसानों के बीच के मध्यस्थों को समाप्त करने की कोशिश की। टीपू ने पैदावार का 1/3 1/3 हिस्सा तक भूराजस्व के रूप में लिया और अबाबों की वसूली पर रोक लगा दी। उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस थी। वर्ष 1796 ईस्वी के बाद उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने का प्रयास किया, जिसके लिए उसने 2 नौका घाट बनवाए थे तथा जहाज़ों के नमूने स्वयं ने तैयार करवाए थे। टीपू अपने व्यक्तिगत जीवन में एकदम सादा, व्यसन मुक्त, विलासिता से दूर एक दुस्साहसी योद्धा था और अत्यंत प्रतिभाशाली सेनानायक था, परंतु वह अस्थिर स्वभाव का व्यक्ति था। वह कहता था, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। इसलिए कहता हूँ पढ़ लिया करो दोस्तों, बार बार कहता हूँ पढ़ लिया करो दोस्तों। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को सुधार सकती है। अंग्रेजी सत्ता के समक्ष वह दृढ़ निश्चयी शत्रु के रूप में खड़ा हुआ था और अंग्रेज उसको भारत में अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। मैसूर, हैदर अली और टीपू के राज्यकाल में आर्थिक रूप से खूब फला फूला। वर्ष 1799 ईस्वी में ब्रिटिश लोगों ने जब मैसूर पर कब्जा किया तो उनको आश्चर्य हुआ कि मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसान की तुलना में कहीं बहुत अधिक संपन्न और खुशहाल था। एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आगे देखते हैं। सर जॉन शोर 1793 से 98 ईस्वी गवर्नर जनरल। टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। वास्तव में भारतीय शासकों में वही एकमात्र शासक था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति का आधार मानता था। शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति का आधार मानता था। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत के लिए उसने विदेशों से कारीगर बुलाए और कई उद्योगों को राज्य की ओर से सहायता दी। विदेश व्यापार के विकास हेतु उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगु में दूत भेजे।
चीन के साथ उसने व्यापार किया। यूरोपीय कंपनियों के ढांचे पर उसने व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके उसने रूस और अरब के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की। टीपू अपने धार्मिक दृष्टिकोण में काफ़ी रूढ़िवादी था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उसका दृष्टिकोण काफ़ी सहिष्णु और उदार था। वर्ष 1791 ईस्वी में जब मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो उसने मां शारदा की प्रतिमा बनाने हेतु पैसे दिए तथा वह नियमित रूप से इस मंदिर और कुछ अन्य मंदिरों को भेंट देता था। प्रसिद्ध रंगनाथ का मंदिर उसके महल से मात्र 100 गज की दूरी पर था, जहां वह अपनी बहुसंख्यक हिंदू और ईसाई प्रजा के साथ सहिष्णु व्यवहार करता था। आगे बढ़ते हैं। केरल। 18वीं सदी के प्रारंभ में केरल बहुत बड़ी संख्या में सामंत और राजाओं में बंटा हुआ था, जिनमें कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर 4 प्रमुख थे। त्रावणकोर राज्य को 1729 ईस्वी के बाद 18वीं सदी के एक अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रसिद्धि मिली। वह विलक्षण दूरदर्शिता तथा दृढ़ संकल्प और साहस तथा निर्भीकता का प्रतीक था। उसने सामंतों को शांत किया, क्विलोन और इलाइदादाम को जीत लिया और डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। यूरोपीय अफसरों की सहायता से पश्चिमी मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज का गठन कर उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया, एक आधुनिक शस्त्रागार भी बनाया। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। राजपूत राज्य। फर्रुख शिया और मोहम्मद शाह के शासन काल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात, मालवा प्रांतों का सूबेदार बनाया गया। राजपूताना के राज्य पूर्व की भांति विभाजित रहे। बड़े राज्यों ने कमजोर राज्यों राजपूत और गैर राजपूत दोनों इलाकों को जीतकर अपना विस्तार किया। इन राज्यों की राजनीति में आंतरिक भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और विश्वासघात व्यापक था। उदाहरण स्वरूप अजीत सिंह को उसके बेटे ने ही मार डाला। 18वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जय सिंह 1681 से 1743 ईस्वी था, जो एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता, सुधारक, विज्ञान प्रेमी था और उसने 1699 से 1743 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह ने जाटों से छीने हुए इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की, जो आगे चलकर विज्ञान और कला का महान केंद्र बना। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था, जिसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में सटीक और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेधशालाएं बनाई। जय सिंह ने सारणियों का एक सेट तैयार किया, जिसका नाम जिज मोहम्मद शाही था। यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व तथा त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघुगणकों का बनाने और उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद करवाया। जय सिंह ने एक कानून बनाया जिससे लड़की की शादी में किसी राजपूत को अत्यधिक खर्च करने हेतु बाध्य न होना पड़े। आगे बढ़ते हैं। जाट राज्य। जाट एक खेतिहर जाति दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास के इलाके में रहते थे। मथुरा के आसपास के जाट किसानों ने 1669 ईस्वी और 1688 ईस्वी में किसानों के नेतृत्व में विद्रोह किए, जिन्हें कुचल दिया गया। कृषक विद्रोहियों से लुटेरे बने। जाटों ने गरीब, धनी, जागीरदार, किसान, हिंदू, मुसलमान सबको लूटा और दिल्ली के दरबारी षड्यंत्रों में सक्रिय हिस्सा लिया। चुरामन और बदन सिंह ने भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की। सूरजमल के नेतृत्व में जाट 1756 से 1763 तक चरम पर पहुंच गई। उसके राज्य में अन्य जिलों के साथ साथ आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ जिले भी शामिल थे। बंगस, पठान और रूहेले। फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक अफगान मोहम्मद खां बंगस ने अधिकार कर लिया और नादिर शाह के आक्रमण 1739 ईस्वी के बाद अली मोहम्मद खां ने रुहेलखंड
की स्थापना की, जो हिमालय की तराई के दक्षिण में गंगा और उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। रुहेलखंड की राजधानी पहले आंवला बरेली थी और बाद में रामपुर चली गई। रुहेलों का अवध दिल्ली और जाटों से लगातार संघर्ष रहा। सिख जाति। सिख धर्म का प्रचलन गुरु नानक देव ने 15वीं शताब्दी में किया और यह धर्म पंजाब के जाट किसानों तथा अन्य छोटी जातियों के बीच प्रचारित हुआ। गुरु हरगोविंद 1606-1645 ईस्वी ने सिखों को लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित किया। 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 ईस्वी के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और सैनिक शक्ति बने। औरंगजेब और पहाड़ी राज्यों के खिलाफ 1699 ईस्वी से गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वास पात्र शिष्य बंदा सिंह ने संभाला। बंदा बहादुर ने पंजाब के किसानों और निचली जातियों के लोगों को एकजुट कर मुगल फौज के खिलाफ 8 साल तक युद्ध किया। 1715 ईस्वी में बंदा को पकड़कर कत्ल कर दिया गया और नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और उनके कारण पंजाब के प्रशासन में हुई अव्यवस्था ने सिखों को फिर से खड़ा होने का मौका दिया। अब्दाली के पंजाब से लौटने पर उन्होंने 1765 और 1800 ईस्वी के बीच पंजाब और जम्मू को अपने अधिकार में कर लिया। सिख 12 मिसलों या संघों से संगठित थे जो एक दूसरे के साथ पूर्णतः सहयोग करते थे। 18वीं सदी के अंत में शुक्रचकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। वह एक ताकतवर साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक, चतुर कूटनीतिज्ञ तथा वह जन्मजात नेता था। उसने 1799 ईस्वी में लाहौर तथा 1802 ईस्वी में अमृतसर पर कब्जा कर सतलुज के पश्चिम में सभी सिखों को अपने अधीन करते हुए पंजाब में अपना राज्य स्थापित किया। कालांतर में उसने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लिया। पुराने सिख प्रधानों को बड़े जमींदार और जागीरदार बना दिया तथा मुगल को भूराजस्व व्यवस्था को बनाए रखा। उसके समय में 50% भूराजस्व लिया गया। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढांचे पर एक शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित फौज तैयार की, जिसमें गोरखों, बिहारियों, उड़ियों, पठानों, डोगरों तथा पंजाबी मुसलमानों को भी भर्ती किया गया। उसने लाहौर में तोप बनाने के आधुनिक कारखाने स्थापित कर मुसलमान तोपचियों को काम पर लगाया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उसकी फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। यह कहा जाता है कि वह अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफेद दाढ़ी से झाड़ता था। उसका प्रमुख और विश्वास पात्र मंत्री फकीर अजीज उद्दीन था, जबकि उसका वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ था। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलुज पार करने से रोकते हुए नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया और उसकी मृत्यु के बाद आंतरिक संघर्ष के शिकार पंजाब को अंग्रेजों ने जीत लिया। पंजाब को अंग्रेजों ने जीत लिया था दोस्तों।